शॉर्ट स्टोरी आखिर किसका कसूर पूर्णतः एक काल्पनिक कहानी है और यह कहानी किसी भी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करती है। इसका लेख सिर्फ समाज की स्थिति को मद्देनज़र रखते हुए किया गया है। कहानी के किरदार किसी भी जीवित व अजीवित व्यक्ति से किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं रखते हैं। यह कहानी बलात्कार, आत्महत्या और डिप्रेशन पर आधारित है। साथ ही यह कहानी मानवीय दरिंदों द्वारा रेप का शिकार हुई लड़कियों के साथ हुए समाज के दोहरे बर्ताव पर भी रोशनी डालती है। इस कहानी का सारा श्रेय लेखक को जाता है। हमारी कहानी शुरू होती है दो दोस्तों से, एक विपिन और दूसरी आलिया। दोनों स्कूल से ही साथ थे। जहां आलिया सभ्य और पढ़ाई में भी अच्छी थी, वहीं विपिन घर की जिम्मेदारियों की वजह से पढ़ने के साथ साथ काम भी करता था, इसलिए वो ज़्यादा पढ़ने में अच्छा नहीं था। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। आलिया विपिन के पड़ोस में ही रहती थी, इसलिए दोनों साथ स्कूल आते जाते थे। एक दिन की बात है, जब रोज़ की तरह आलिया स्कूल जाने के लिए विपिन के घर उसे लेने आई, तो आलिया ने देखा कि विपिन नशा कर रहा था और आलिया ने गुस्से में कहा, विपिन, तू ये क्या कर रहा है? अरे आलिया, तू तू कब आई? तभी जब तू नशे से अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा था। अरे नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, तू गलत समझ रही है। अच्छा, मैं गलत समझ रही हूँ? और जो तू ये कर रहा है वो? यार कुछ गलत नहीं है इसमें, बस कभी कभी करता हूँ, रोज का शौकीन थोड़ी हूँ। देख यार विपिन, मजाक कब सजा बन जाए कुछ पता नहीं चलता। अरे तू फिक्र मत कर, मैं बंद कर दूंगा ये सब। पक्का ना? हाँ आलू, पक्का। विपिन अपनी बड़ी बहन निशा के साथ रहता था। विपिन के परिवार में उसकी बहन के अलावा और कोई नहीं था। विपिन की बहन किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी और आलिया वो विपिन की एक ही सबसे अच्छी दोस्त थी। सब कुछ हंसी खुशी चल रहा था। कुछ दिनों से विपिन की बहन को कुछ लड़के परेशान कर रहे थे। वो लड़के रोज़ उसकी बहन को उसके ऑफिस से कुछ दूर एक रास्ते पर मिलते और उससे बदतमीज़ी करते थे। उनकी डर की वजह से विपिन की बहन ने ऑफिस जाना भी बंद कर दिया था। निशा और विपिन एक रात को जब घर में थे, तब उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। निशा ने दरवाज़ा खोला तो देखा ये वही लोग थे जो उसे परेशान करते थे और वो शराब पी कर आए थे। उनमें से एक बोला, जाने मन तुम नहीं आए तो हम चले आए। निशा काफ़ी डर गई। निशा जैसे ही दरवाजे को बंद करने लगी, एक ने निशा को धक्का दिया। निशा का सर दीवार में लगा और उसके सर से खून आने लगा। निशा समझ चुकी थी आगे क्या होने वाला है, इसलिए वो अपने भाई के कमरे की तरफ भागी। तभी एक ने उसे पीछे से पकड़ लिया। निशा उनसे मिन्नतें करने लगी। प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो, जाने दो। मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? प्लीज़ छोड़ दो मुझे, प्लीज़। जाने देंगे जाने मन, पहले थोड़ा प्यार तो कर लो। निशा रोने बिलखने लगी, पर किसी को उस पर तरस नहीं आया। आता भी कैसे? हवस ने सबके दिमाग पे पर्दा जो डाल रखा था। निशा ने एक के हाथ पर काटा और जैसे तैसे वो विपिन के कमरे की ओर भागी। और जैसे ही वो अंदर गई, उसने देखा उसका भाई नशे में धुत पड़ा है। निशा विपिन को उठाने की कोशिश करने लगी, पर विपिन तो नशे में चूर था। उन लोगों ने निशा को दबोच लिया और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगी।
निशा हर संभव प्रयास करती रही उनके चंगुल से बच निकलने का, पर उन हैवानों के आगे उसकी एक न चली। उन्होंने बड़ी निर्दयता से उसका बलात्कार कर दिया। कुछ देर बाद वहाँ कुछ लोग आ गए और उन्होंने उन बदमाशों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। विपिन और निशा को एम्बुलेंस में अस्पताल भेज दिया गया। उधर आलिया के पास एक अनजान नंबर से फ़ोन आता है। हेलो हेलो, आप आलिया बात कर रही हैं? जी मैं आलिया हूँ। आप कौन? मैं सिटी अस्पताल से बात कर रही हूँ। आपके दोस्त और आपकी बहन अस्पताल में भर्ती हैं। आप जल्द से जल्द आ जाइए। ओके, मैं अभी आती हूँ। आलिया को जब ये सब पता चला तो वो सीधी अस्पताल पहुंची और वो उन दोनों की हालत देखकर रोने लगी। इधर दूसरी तरफ पुलिस ने बलात्कारियों से पूछताछ शुरू कर दी। क्या मिला तुम्हें उस लड़की की जिंदगी बर्बाद करके? मुझे इतना दर्द क्यों? बेटे शुक्र मना, तू बच गया। लोग तो तुझे मार ही डालते। वो तो उसी वक्त हम पहुंच गए। वो जानते नहीं मेरा बाप कौन है। एक एक से बदला लो। अब ये बता, क्यों किया उस लड़की के साथ ऐसा घिनौना अपराध? बलात्कार, जबरदस्ती, ये सब हमारी समझ में नहीं आता। हमें बस लड़की दिखी, मूड बना तो कर लिया और बुझा ली जिस्म की आग। अच्छा, वो बस खिलौना है क्या जो जब जी में आया खेला और फेंक दिया? देखो मैडम, तुम मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। मेरे बाप को नहीं जानती तू। हाँ, शायद नहीं जानती, पर ये जरूर जानती हूँ कि तुझे फांसी लगने से कोई नहीं रोक सकता। अरे ओ मैडम, सुन मेरी बात। वो लड़की है, वो मेरे खिलाफ बोलने से पहले 100 बार सोचेगी। उसकी इज्जत खाक हो जाएगी। सब लोग उस पर थूकेंगे। तो जब केस ही नहीं होगा तो हमारी सज़ा भी नहीं। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, मुझे फांसी भी नहीं होगी। हाँ, ये तो सच कहा तूने कि आजकल लड़कियाँ अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पाती। उनके घर वाले इंसाफ से ज़्यादा इज्जत को तवज्जो देते हैं, जिसकी वजह से तुम जैसे को भी हवा लग रही है। कोई डर नहीं है, पर मैं भी पूरी कोशिश करूँगी कि तुझे फांसी ही हो। अरे ओ मैडम, ज़्यादा ना बोल। और अगर इतनी हिम्मत देखनी है तो आजा किसी दिन अकेले, दिखाता हूँ तुझे अपनी हिम्मत। अच्छा, तू मुझे अपनी हिम्मत दिखाएगा? पहले देख तो ले, तुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? सिर्फ लोगों ने तुझे मारा ही नहीं, एक बार अपनी चादर हटा के देख तो सही। अगर फिर भी समझ ना आए तो छू के देख, शायद महसूस हो जाए। हैं? हाँ, अब समझ आया? उन्होंने तेरा लिंग काट दिया है। अब बोल, क्या बोल रहा था? हाँ, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तुम में से किसी को नहीं। अबे हट जा और जाके कर शिकायत। पर तू तो नहीं करेगा नहीं। तेरी इज्जत का क्या होगा? लोग थूकेंगे तुझ पे। छोटे कपड़े लड़कियों के नहीं होते। सोच है तुम्हारी, और ये सज़ा काफ़ी नहीं है। फांसी तो तुझे होगी ही। दूसरी तरफ अस्पताल में जब विपिन को होश आता है, उसे कुछ भी याद नहीं था कि क्या हुआ। आलिया को अपने सामने देख वो कहता है, क्या हुआ, मैं यहाँ कैसे आया? तूने तो कहा था तू नशा छोड़ देगा, मगर तूने नहीं छोड़ा, जिसकी सज़ा आज निशा को भुगतनी पड़ी। विपिन को खुद पर बहुत गुस्सा आता है और उसे तब समझ आता है कि काश अगर आज उसे नशे की आदत न होती तो ये सब नहीं हुआ होता। विपिन निशा से मिलने उसके वार्ड में जाता है और देख के हैरान हो जाता है। उसके चेहरे की हालत बहुत बुरी थी और निशा ने बताया कि उसके साथ बहुत बदसलूकी हुई। विपिन वादा करता है कि आज के बाद कभी भी नशा नहीं करेगा। फिर कुछ दिनों तक निशा का इलाज चलता है और वो घर आ जाते हैं। विपिन और निशा आलिया के काफ़ी समझाने पर फैसला करते हैं कि वो उन बलात्कारियों के खिलाफ मुकदमा करेंगे। उन लोगों को कोर्ट ले जाया जाता है, जहाँ लोग निशा को बहुत बुरी नज़रों से देखते हैं। निशा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। देखो बहन, कोई शर्म ही नहीं है इसे। अभी तो बलात्कार हुए दिन भी नहीं हुए हैं और आ गई है कोर्ट में तमाशा करने। ना जाने क्या हो गया इनका। सच कह रही हो बहन, ये आजकल की लड़कियां पहनने बोलने की तमीज नहीं, आशिक बनाती फिरती हैं और इनकी वजह से बेचारे लड़के फंस जाते हैं।
उसे यकीन ही नहीं होता कि ये सब बातें उसने किसी स्त्री के मुंह से सुनी। वो सोचती है कि मेरी वजह से सबको परेशानी हो रही है, मेरी शादी नहीं हो पाएगी और मेरा भाई भी पूरी ज़िंदगी मेरे लिए परेशान रहेगा। वहीं दूसरी तरफ विपिन को उसके वकील का फ़ोन आता है कि वो केस जीतने के कगार पे हैं। बस एक आखिरी बार कोर्ट जाके निशा को पेश होना होगा और उन लोगों को फांसी होने से कोई नहीं रोक पाएगा। विपिन की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो सबसे पहले ये सब निशा को बताना चाहता था। वो भागा भागा घर गया और निशा के कमरे में पहुंचा। जैसे ही वो उसके कमरे का दरवाज़ा खोलता है तो देखता है निशा अपने ही दुपट्टे से खुद को फांसी लगा लेती है और एक खत रख कर जाती है जिसमें लिखती है कि वो और नहीं सह सकती। विपिन को लगता है कि सब कुछ उसकी वजह से हुआ है और वो अपना मानसिक संतुलन खो देता है। कहानी के अंत में निशा आत्महत्या कर चुकी होती है और विपिन पागल खाने पहुंच जाता है। हम समझ भी नहीं सकते निशा पर जो बीत रही थी, पर अगर वो थोड़ी और हिम्मत दिखाती तो शायद आज वो बलात्कारियों खुलेआम घूम नहीं रहे होते। खुदकुशी किसी मुसीबत का हल नहीं है और नशे में विपिन और निशा दोनों को बर्बाद कर दिया। कहानी से बस आपको यही बताना चाहते हैं कि नशे आपकी ही नहीं, आपके अपनों की भी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं। तो अपने लिए नहीं, अपनों के लिए नशे मुक्त बनिए। बलात्कार करने वाले से ज़्यादा कसूरवार हैं वो लोग जो किसी बलात्कार हुई लड़की को बुरी नज़र से देखते हैं और उसकी धज्जियाँ उड़ाते हैं। क्या केवल अफसोस जताने से ही समाज सुधर जाएगा या बुराइयां कम हो जाएंगी? और कुछ नहीं तो बस इतना ही कीजिए कि जिन्होंने इतना शारीरिक और मानसिक दर्द झेला है उन्हें सहारा दीजिए। उन्हें भी ये महसूस कराइए कि अगर बुरा हुआ है उसके साथ तो वो दोषी नहीं है। ना कि उन पर कटाक्ष करिए, ताने मारिए या बातें बनाइए। मेरे जनाजे के पीछे चलने वालों सुनो, खुद को नहीं मारा मैंने, मेरा भी एक कातिल है। जो कांधा दिए चल रहा है वो भी सुने, जो मेरे जाने पर रो रहा है वो भी सुने। सच है कि हारा हूँ मैं और शायद कायर भी हूँ। मेरी बीती उठाकर देखो, मैं बदनसीब शायर भी हूँ। मेरे सपने थे कि सबको समेट कर चलूँगा, खुद भी खुश रहूँगा और सबको खुश करूँगा। फिर समाज के नाम पर कई दबाने वाले आए। किसी ने किताब छुड़ा दी तो कई मोहब्बत छुड़ाने वाले आए। मेरा कसूर था कि मुझे नौकरी नहीं मिली, बस इसी के नाम पर घुट घुट मारने वाले आए। जब ज़रूरत थी तब कोई साथी नहीं आया, शराब नहीं आई और कोई साकी नहीं आया। नज़्म के नाम पर आज ज़िंदगी लिख रहा हूँ जो ख़त्म हो चुकी है, और मेरा जनाजा उठाकर चल रहे हैं चंद मेरे ही अपने, जो आज अपने होने का ढोंग कर रहे हैं। पर जब मुझे ज़रूरत थी तब कोई मेरा हाल लेने नहीं आया। समझ सको दर्द तो अच्छा है, कह रहा हूँ मेरे जनाजे को लेकर आने वालों से कि समझ सको दर्द तो अच्छा है, नहीं तो मेरे साथ इसे भी दफन कर देना। और दुनिया वालों याद रखना, मैंने खुद को नहीं मारा, मेरा भी एक कातिल है और शायद कई कातिल हैं।